हम लोग डिस्कस कर रहे थे बायोलॉजिकल डाटा मॉडलिंग और उसमें हमने डिस्कस किया था कि मॉडल्स क्या होते हैं और उसके अलावा वाई मॉडल्स आर यूज़फुल मॉडलिंग यूज़फुल कैसे है और व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मॉडलिंग। आगे हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे मॉडल्स का। सो हाउ वी कैन एनालाइज आवर मॉडल्स। The analysis of models generate a language or formalism that is able to describe complex processes. After collecting data, usually investigations start with the ordering and classification of data, for example by the creation of databases. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप कि आप सबसे पहले आपको, क्योंकि हम कंप्यूटेशनल मॉडल्स की बात कर रहे हैं, तो कंप्यूटर को मॉडल बिल्ड करने के लिए कोई डाटा चाहिए और वो डाटा जो हमारे पास आएगा, ऑब्वियस सी बात है, वो सिस्टम की कम्प्लेक्सिटी को भी शो करता होगा। ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही टेबल में आए, तो इट कैन फॉर्म मल्टीपल टेबल्स और उसको इससे हम डेटाबेस भी बना सकते हैं। हम उसको ऑर्डर कर सकते हैं, ऑर्डर करके उसको क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू डिफरेंट कैटेगरीज और उसकी डेटाबेस बना सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसको डाटा को अरेंज करने की। इसी तरह वी सेलेक्ट प्रोटोटाइप्स फॉर प्रोसेसेस दैट आर कॉमन इन सम ऑर्गेनिजम्स और फॉर स्पेशल सेल टाइप। ये चीज़ बायोलॉजिकल सिस्टम्स या मॉडल से रिलेटेड थी। वी ट्राई टू इन्वेंट अ सिस्टमेटिक्स विच कवर्स द ऑब्टेन नॉलेज। हम कोई सिस्टमेटिक या कोई स्कीम डेवलप करते हैं जो हमारे पास डाटा आया आया होता है उसको रिप्रेजेंट कर सके, उसको कवर कर सके। ठीक है, टू बी यूनिक इन टर्मिनोलॉजी एंड टू गेट sound notion for computer representation. Ontologies have been developed. For example, gene and gene product ontologies in Geo. ये जियो एक डेटाबेस है जियो गो के नाम से, जिसमें जीन और जीन प्रोडक्ट की एंटोलॉजी एक डेवलप की गई है। और इसका सहारा लेके आप अगर जीन या उससे रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो आप अपनी उस उन टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए ही अपने मॉडल्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और उसकी सिमेंटिक्स को सिस्टमेटिकली डेवलप कर सकते हैं। Let us consider enzyme catalyzed reactions for which a systematics EC enzyme commission number can be assigned. जैसे EC नंबर, जैसे कि आप सब लोग इससे वाकिफ़ हैं, बायोकेमिस्ट्री में आपने लोग पढ़ा होगा, एक नंबर होता है जो एंजाइम को दिया जाता है। एंजाइम्स may have one or two or more substrates and can catalyze different groups of reactions. We name enzymes according to their specific functions. For example, the enzyme pyruvate kinase is a transferase EC2 point that transfers phosphorus containing groups EC2.7 point with an alcohol group as an acceptor 2.7.1. The full EC number is 2.7.1.40 and catalyzes the following रिएक्शन। ये उसके रिएक्शन के मुताबिक उसके एक EC नंबर उसको असाइन हो जाता है। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है कि आप किस तरह से एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा या मॉडल्स को अपने डाटा अपनी जो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। We can classify complex processes according to their directions, dynamic behavior, and abstraction level into reversible and irreversible, periodic या non-periodic, deterministic या stochastic processes. और दूसरे सिस्टम्स जो कि मौजूद हैं कैटेगरीज, उनमें है स्टेबिलिटी, रोबस्टनेस और एक्टिविटी। हम इस तरह से अपने कम्प्लेक्स प्रोसेस को डिफरेंट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन के मुताबिक या उनके डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के मुताबिक या डायरेक्शन प्रोसेस के मुताबिक या उनके डायनामिक बिहेवियर के अकॉर्डिंगली हम इसको उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिवर्सिबिलिटी। Every single chemical reaction is in theory reversible. It depends on the environmental conditions which direction is preferred. For example, on thermodynamic parameters such as temperature and pressure or on the availability of an enzyme. तमाम जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं इन थ्योरी, may not be in practical sense.
सो उनकी डायरेक्शन किस तरह से उसका तयन होता है, वो इस तरह से होता है, डिपेंड करता है कि environmental कंडीशन क्या है उस टाइम. A reaction can be classified as irreversible if nearly all of its reactants are used to form products. Then it is very difficult, even under extreme conditions, to reverse the direction reaction. So, ये reversibility. फिर periodicity. Periodic chemical reactions generate macroscopic patterns both in sequence and time. In nature, we know calcium oscillation as an important periodic process that controls a wide variety of cellular mechanisms and is often organized into intracellular and intercellular calcium waves. सो ये जस्ट इसकी पीरियोडिसिटी एक एग्जांपल है कि जिस तरह ये एक पर्टिकुलर प्रोसेस एक पीरियोडिकली वो जो है ना टेक प्लेस करता है, और उसको उसके पैटर्न्स भी, इसका मतलब है कि उससे जनरेट होने वाले जो पैटर्न्स हैं या रिएक्शंस हैं वो भी एक पर्टिकुलर टाइम पे होंगे और एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में होंगे. ठीक है, उसमें कोई हेट्रोजेनिटी या रैंडमनेस नहीं होगी. ये तो सो दिस इज़ ऑल्सो अ प्रॉपर्टी जिसको हमें मद्देनज़र रखना पड़ता है वाइल रख पड़ सकता है वाइल डिज़ाइनिंग अ मॉडल. फिर डिटर्मिनिज्म. So determinism क्या होता है? Determinism models produce the same output for the same starting condition. Um, if a deterministic system is known at one time, then it is known forever. That is, the system involves no randomness in the development of subsequent states. According to the level of abstraction, we distinguish between discrete and continuous deterministic models. So basically, डिटर्मिनिज्म या डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स ये बहुत पॉपुलर और बहुत इजी टू बिल्ड और एनालिसिस के हवाले से बात की जाए तो बहुत इजी टू एनालाइज किस्म के मॉडल्स होते हैं. और ये ऐसे मॉडल होते हैं जिनके हमारे पास अगर एक तरह की अगर हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट हो तो हमारे पास आउटपुट हमेशा एक तरह की ही आएगी. सो इसका मतलब है कि हम किसी तरह वी आर श्योर कि इफ़ वी हैव if we will starting at some point, सो जो हमारे पास इनपुट है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आउटपुट आएगी. सो बेसिकली इनमें भी दो किस्म की हम कैटेगरीज बना सकते हैं, जैसा डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डिटर्मिनिस्टिक मॉडल. डिस्क्रीट क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनको हम डिफरेंट सब कैटेगरीज में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. ऐसा डाटा जिसको हम सब कैटेगरीज में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. कंटिन्यूस जो होती है जिसमें हम उसको जिसकी डिस्क्रिटाइजेशन या जिसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते. सो दे आर कंटिन्यूस. द डाटा और द दैट पर्टिकुलर बिहेवियर इज़ नोन एज कंटिन्यूस बिहेवियर. सो उससे की बेस पे जो मॉडल बनेगा वो कंटिन्यूस डिटर्मिनिस्टिक मॉडल बनेगा. सो stochasticity. So stochastic models are non-deterministic models. So determinism का opposite है stochasm. So stochastic models जो हैं वो जो हैं उनको कई लोग रैंडम मॉडल भी कहते हैं क्योंकि उसमें रैंडमनेस का आंसर आता है. इनमें द डेवलपमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट प्रोसेसेस इज एडिशनली डिटरमिन्ड बाय अ random element which is caused by the fact that collision in a system of molecules take place in a random manner, leading to a probability distribution of the system states. The random element acknowledges that resulting subsequent system states come from both known and unknown causes. So ये जो किसी अगर सिस्टम में कोई रैंडम एलिमेंट है जिसकी वजह से जो है उसकी जो सब्सिक्वेंट स्टेट्स हैं उनको डिटरमिन करना उस तरह से पॉसिबल नहीं होता जिस तरह से हम डिटर्मिनिस्टिक में करते हैं. सो वी कैन हैव डिफरेंट आउटपुट फॉर द सेम इनपुट. सो उसके कॉजेज नॉन भी हो सकते हैं, अननोन भी हो सकते हैं. सो दीज आर ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम स्टोकेस्टिक मॉडल्स मॉडलिंग इस चीज़ को कहते हैं और ये स्टोकेस्टिक प्रॉब्लम्स कहलाते हैं.
सो फिर डिस्क्रीटनेस, जैसे कि मैंने हम पहले गए, इन बायोलॉजी डिस्क्रीट मॉडल्स कंसिडर द ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स और जीन्स एज काउंटेबल अमाउंट्स। ठीक है, जो काउंटेबल अमाउंट्स हैं उनको हम डिस्क्रीट्स कहते हैं, या जिसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एक दूसरे से। Processes take place according to discrete rules, that is, discrete objects react or will be translated as a whole object. In contrast, using continuous models, we do not consider countable entities. We work with concentration of objects and reaction rates that depends on substance concentration. So these are about continuous models. So what is stability and robustness? Stability, biological system has to be stable, performing a certain function in a specific changeable environment. अगर ऐसा नहीं है environment, अगर उस रिएक्शन में, उस फंक्शन में स्टेबिलिटी नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि आपकी उसमें सिस्टम, वो रिएक्शन पूरा नहीं होगा और आपका सिस्टम उस तरह से वर्क नहीं कर रहा जिससे करना चाहिए, और उसमें आपका मॉडलिंग वो सही नहीं होगी। Robustness क्या होती है? Robustness is a crucial property of biochemical system that enables the organism to flexibly respond to environmental perturbations or other changes. It is implemented in biological system by redundancy, feedback loops, and structural stability. So basically robustness का मतलब ये है कि आप एक पर्टिकुलर मॉडल या मैं इसकी सिंपल सा एग्जांपल अगर लूँ तो ऐसे है कि आप एक पर्टिकुलर मॉडल अगर बनाते हैं, तो वो मॉडल जिस डाटा की बेस पे बना है, और वो डाटा चाहे जितना भी कॉम्प्लेक्स है, उस उस डाटा में या उससे मिलता जुलता डाटा, बिल्कुल उससे सिमिलर या सेम डाटा नहीं, ठीक है, सॉरी सेम डाटा नहीं बल्कि सिमिलर डाटा हो, और उसमें कुछ फ्लक्चुएशंस हों, कुछ उसकी वैल्यूज़ ऐसी हों जो ओरिजिनल डाटा में नहीं पाई जाती। ठीक है, तो आपका जो मॉडल है उस अननोन डाटा को भी जो है ना प्रिडिक्ट कर सके। सो दैट इज़ रॉबस्टनेस। आपके मॉडल में कितनी एबिलिटी है, आपका मॉडल कितना रॉबस्ट है उस चेंज को अपने अंदर अब्जॉर्ब करने के लिए। सो सो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज रॉबस्टनेस। सो आप इसे एडेप्टेबिलिटी भी कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू, मतलब इन टर्म्स ऑफ मॉडलिंग मैं समझता हूँ। So activity, it is a characteristic of biochemical systems that parts of the system can be active or inactive depending on other activated or non-activated components of the system. There are many possible mechanisms of activation and deactivation. For example, proteins can be activated or deactivated by phosphorylation or dephosphorylation respectively. So ये भी बायोकेमिकल सिस्टम का एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है, और कि कोई चीज़, कोई पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड या मॉलिक्यूल एक्टिव है या नहीं है, या पाथवे कोई एक्टिव है या नहीं है। इसमें एक एग्जांपल है, जैसे प्रोटीन्स हैं वो एक्टिवेटेड भी होती हैं और डीएक्टिवेटेड भी होती है फॉस्फोरिलेशन और डीफॉस्फोरिलेशन के थ्रू। फिर एडिक्वेटनेस, मॉडलिंग द बायोलॉजिकल reality, the adequateness of models has to be considered. We have to translate the biological problems into a mostly mathematical model using a special mathematical formalism which reflects those aspects of system behaviors we are interested in. So we have always to find a compromise between adequateness, which is the reflection of reality, and handling, which is the simplicity. So एडिक्वेटनेस बेसिकली सिम्प्लिसिटी के ऑलमोस्ट ऑपोजिट होता है। इसका मतलब ये है कि क्या जो मॉडल आप बना रहे हैं, ठीक है, वो मैथमेटिकली जब उसको हम रिफ्लेक्ट करते हैं, उसको ट्रांसलेट करते हैं मैथमेटिकल इंटू मैथमेटिकल फॉर्म, या मैथमेटिकल वे में उसको प्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या मैथमेटिकल फॉर्म क्या तमाम सिस्टम के बिहेवियर को कवर कर रही है? अगर कर रही है तो वो इसका मतलब वो मॉडल जो आपने बनाया है वो एडिक्वेट है। अगर नहीं तो इसका मतलब है कि वो नहीं कर रही। नॉर्मली ये होता है कि क्योंकि बायोलॉजिकल सिस्टम्स बहुत कम्प्लेक्स होते हैं, उनकी मॉडलिंग भी कम्प्लेक्स हो जाती है, इस वजह से हमारी सिंप्लिसिटी सेक्रीफाइस हो जाती है।
सो हमारी नॉर्मली रिसर्चर्स या कोई भी जो मॉडलिंग कर रहा है उसकी प्रायोरिटी होती है कि मॉडल शुड बी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड. सो बेसिकली मोस्ट ऑफ टाइम्स लोग एडिक्वेटनेस को जो है वो सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं. सो पीपल टेंड टू go for simple and generalizable models rather than adequate models actually. So this is what the you can say different things has to be considered uh, while designing the models और जिसको और ये एक तरह से different purposes को भी fulfill करते हैं जो हमने previous part में किए थे. So this is it for now. So next time हम इसे इसी topic को further लेके चलेंगे. अब तक के लिए इतना ही. Okay, अल्लाह हाफिज़ and stay safe.